डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया। अभी तक हमने जो लास्ट के अपने 3 चैप्टर्स जो रीड किए, उसमें हमने कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा, बाइपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी और सिंगल ध्रुवीय जितने भी शासन काल हुए, या अमेरिका और यूएसएसआर जो सुपर शक्ति बनने के लिए आपस में कितने संघर्ष हुए, इन सारी चीज़ों को हमने रीड आउट किया। लेकिन अब हम बात करते हैं अपने आसपास के अलग अलग एरियाज़ की। लास्ट कंटेंट में ही मैंने आपको सार्क के बारे में बता दिया था, सार्क देशों के बारे में। तो इसमें हम उन्हीं 7 देशों के बारे में बात करेंगे कि साउथ एशिया। सबसे पहले जानते हैं कि साउथ एशिया क्या है। हम सब ये जानते हैं, वी ऑल आर फेमिलियर विद द ग्रिपिंग टेंशंस ड्यूरिंग एन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट करती हैं, जिसमें जैसे आप इंडिया और पाकिस्तान का कभी क्रिकेट मैच हो तो उसमें हमने देखा है कि कितनी सिचुएशन कितनी क्रिटिकल होती है। जो फैंस हैं उनके अपनी अलग ही पावर होती है, इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों। उसी के बाद एक और क्वेश्चन आता है कि साउथ एशिया, लेट अस बिगिन बाय आस्किंग एन एलिमेंट्री क्वेश्चन। एक एलिमेंट्री क्वेश्चन यही अराइज होता है कि व्हाट इज़ साउथ एशिया। साउथ एशिया जो है उसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं और अलग अलग विषयों पर इनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। इस टॉपिक में हम इसी बारे में बात करेंगे कि भारत के इन सब कंट्रीज़ के साथ किस प्रकार के रिलेशन है। जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज़ प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट इन पाकिस्तान। जो डेमोक्रेसी है मोस्टली, ये जैसा कि ये मैप भी हमें शो कर रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो हर देश में प्रेफर की जाती है, कुछ एक पाकिस्तान जैसे देशों को छोड़कर। अब पाकिस्तान की जो स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे। South Asia stands for diversity in every sense and yet constitutes one geopolitical space. South Asia जो है वो डाइवर्सिटी के लिए ही माना जाता है। क्यों डाइवर्सिटी के लिए माना जाता है? डाइवर्सिटी मीन्स जो डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं उसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। बांग्लादेश का धर्म अलग है, पाकिस्तान का अलग है, भूटान में अलग है, नेपाल में अलग है, इस तरीके से। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो बार बार छोटी छोटी कंट्रीज़ में किए जाते हैं। भूटान जो है, भूटान बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की इन 2008। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल होता है संवैधानिक और मोनार्की होता है राजतंत्र, जिसमें राजा का शासन होता है। तो भूटान जो है वहाँ पे संवैधानिक भी है और राजतंत्र भी है, संविधान भी माना जाता है और राजा का शासन भी है। लेकिन जो इसमें मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, 2008 के बाद राजा तो इसमें रहा, भूटान में अभी भी राजा है, लेकिन सिस्टम कैसा हो गया? मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया और डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई। अब बात करें मालदीव्स की। मालदीव क्या है? एक आइलैंड नेशन है और इसको भी रिपब्लिक में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये भी अब एक रिपब्लिकन आइलैंड माना जाता है। और मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP dominates the political affairs of the island. The MDP won the 2000 elections. पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में अगर बात करें तो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स। पाकिस्तान और बांग्लादेश में डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूल्स दोनों प्रकार के जो गवर्नमेंट्स हैं वो कंटिन्यूटी में बनती रही हैं, कभी डेमोक्रेसी और कभी मिलिट्री शासन। उसके बाद है नेपाल। नेपाल वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद द डेंजर ऑफ द किंग टेकिंग ओवर एग्जीक्यूटिव पावर्स। नेपाल में भी राजतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र है और 2008 में वहाँ से मोनार्की को टोटली एबॉलिश कर दिया गया और नेपाल में भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना की गई।
From the experience of Bengal, Bangladesh, and Nepal, we can say that democracy is becoming an accepted norm in the entire region of South Asia. नेपाल और बांग्लादेश के उदाहरण के बाद हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है सभी देशों में बहुत ही अच्छे तरीके से, साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सब लोग डेमोक्रेसी को ही प्रेफर करते हैं। अब बात आती है मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान, हम सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान इमर्ज एज इंडिपेंडेंट नेटिव्स आफ्टर द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। भारत और पाकिस्तान जो है 1947 में इंडिपेंडेंट राष्ट्र बने, ब्रिटिश रूल का जब अंत हुआ 1947 में। उसके बाद जो ज्ञान अयूब खान थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पावर वहाँ की संभाल ली, लेकिन लोग जो हैं काफ़ी डिससेटिस्फाइड थे उनसे। उसके बाद फिर से वहाँ पर मिलिट्री का शासन स्टार्ट हुआ। उस समय जो मिलिट्री थी उसका प्रेसिडेंट थे जनरल यहान खान। अब जनरल यहान खान के समय में भी बांग्लादेश क्राइसिस हुए। उसके बाद भारत और पाकिस्तान में 1971 में युद्ध हुआ, जिससे बांग्लादेश को अलग कर दिया गया। जो ईस्ट पाकिस्तान था उसे अब बांग्लादेश बना दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान में 71 से लेके 77 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार रही। इस प्रकार हम देखें कि पाकिस्तान में कभी मिलिट्री का शासन और कभी डेमोक्रेसी का शासन। आज के समय में पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। उसके बाद बांग्लादेश है। क्योंकि बांग्लादेश 1971 में बना, तो बांग्लादेश जो है बंगाल एंड असम फॉर ब्रिटिश इंडिया, द पीपल ऑफ दिस रीजन रिजेंटेड द डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान। इस कंट्री के जो लोग थे, क्योंकि ये बाद में कंट्री बनी, पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था, तो बंगाल के और आसाम के आसपास के लोग जो उसमें थे, लेकिन उनके साथ बहुत ही बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता था, जिसके कारण उनको अलग से एक देश चुनना पड़ा। और वो बांग्लादेश जो है 1971 में अलग कर दिया गया पाकिस्तान से। उसकी अपनी गवर्नमेंट हो गई और अलग से शासन उसमें चलने लगा। अब बांग्लादेश का जो संविधान था उसे भी लागू किया गया। फेथ इन सेक्युलरिज्म, बांग्लादेश में भी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखा जाता है। 1975 में शेख मुजीब ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स किए और उसे पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज कर दिया। जैसे ही बांग्लादेश की सत्ता शेख मुजाहिब के हाथ में आई, उसने सभी पार्टियों को एबॉलिश कर दिया और यहीं से ही एक फिर से दोबारा डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष बांग्लादेश में शुरू हुआ। फिर मोनार्की इन नेपाल, नेपाल में भी मोनार्की को एबॉलिश करके डेमोक्रेसी की स्थापना की गई। उसके बाद है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। जैसे बाकी देशों के बारे में हमने पढ़ा कि मिलिट्री से डेमोक्रेसी तक, मिलिट्री शासन से, मिलिट्री रूल से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तक, और कहीं पे हमने पढ़ा कि मोनार्की सिस्टम से डेमोक्रेसी तक। लेकिन जो श्रीलंका है, जैसा 10th में भी हमारे पास एक चैप्टर था श्रीलंका और बेल्जियम को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का, उसमें हमने देखा कि श्रीलंका इतनी डेवलप्ड कंट्री होने के बाद भी सिविल वॉर उसमें जब स्टार्ट हुआ सिन्हालाज और तमिल्स के बीच में, तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था वही वहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने में सबसे मेन रोल उसने प्ले किया। वहाँ पे जो तमिल्स थे, सिन्हालाज की मेजॉरिटी होने के कारण जो तमिल्स थे उनको पूर्ण रूप से अधिकार नहीं दिए गए। 2 प्रकार के तमिल्स थे, एक तो जो वहीं के नेटिव तमिल्स थे और दूसरे थे इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स वो थे जो जिनके 4 फादर्स एंसेस्टर्स यहाँ से गए थे प्लांटेशन के लिए श्रीलंका, लेकिन फिर वो वहीं बस गए, लेकिन उनको कोई पावर नहीं दी गई। जो तमिल्स थे, सिन्हालाज ने सारी मेजॉरिटी अपने पास रखी, अच्छी अच्छी जॉब्स में हर जगह आरक्षण, रिजर्वेशन, सारी सुविधाएं केवल सिन्हालाज के लिए। तो इसलिए जो तमिल्स थे उन्होंने क्या किया कि तमिल एलम नाम से एक नए देश की मांग रखी, लेकिन उसको श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल कर लिया गया और श्रीलंका को फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिली। भारत और इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स, भारत और पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर उनके बारे में बात करें तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर का।
जो कश्मीर है उसमें 2 बार युद्ध होने के बाद भी कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। उसके बाद भी आज तक ये कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि सभी दोनों देश की गवर्नमेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ अच्छा माहौल और एटमॉस्फेयर बनाकर रखें। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी की बात आती है, तो वर्ल्ड बैंक की हेल्प से भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई। और उसके बाद है भारत और उसके नेबर्स, सारी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। भारत और इंडिया के जो नेबर्स हैं वो अलग अलग हैं। नेपाल है, नेपाल के पास बहुत अच्छी रिलेशनशिप है पूरे विश्व में। नेपाल एक हिंदू कंट्री है। इसी तरीके से भारत की जो रिलेशन है वो भूटान के साथ भी काफ़ी अच्छी हैं। भूटानी गवर्नमेंट के साथ किसी प्रकार का कोई ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सार्क देशों की ऐसी सुविधा क्रिएट की गई है जिससे कि आपस में सभी साउथ एशियन कंट्रीज़ मिलकर एक अच्छा और डेवलप्ड कंट्री का ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं कि अच्छा साउथ एशिया क्रिएट किया जाए, लेकिन ऐसा कई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण नहीं पॉसिबल हो पा रहा। उसके बाद बात करते हैं एक नया साउथ एशियन फ्री ट्रेड, साफ्ता जिसे कहते हैं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे साइन इसलिए किया गया ताकि फ्री ट्रेड जोन बनाया जा सके पूरे साउथ एशिया को, जिससे कि साफ्ता का जो मेन एम है वो ये है कि जो ट्रेड टैरिफ्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए और आपस में जो मार्केट्स हैं उनको ओपन कर दिया जाए सभी के लिए, ताकि साउथ एशिया की जो डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा हो। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं टू बी ए स्टोरी ऑफ एंडेमिक कॉन्फ्लिक्ट, काफ़ी लंबा संघर्ष है और वॉयलेंस भी है इसमें, क्योंकि बहुत सारे टेररिस्ट अटैक होते हैं जिस पर बताया ये जाता है कि वो पाकिस्तान द्वारा ही करवाए जाते हैं। काफ़ी टेंशन्स क्रिएट की जाती हैं, लेकिन शांति को बनाए रखने की भी कोशिश की जाती है। और जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जैसे भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव्स हैं, ये सारी कंट्रीज़ इसलिए भी इसके पक्ष में कई बार नहीं होती साफ्ता के जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, जो एग्रीमेंट है, कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत की सोच ये ना हो कि हमारे जो छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे देश के जो लोग हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का ज़्यादा प्रेशर ऐसा क्रिएट किया जाए कि और उनको उनके समाज को प्रभावित करने की कोशिश की जाए। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं सीम टू बी स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। देयर हैव बीन अ सीरीज ऑफ एफर्ट्स टू मैनेज टेंशंस एंड बिल्ड पीस. Two countries have agreed to undertake confidence building measures to reduce the risk of war. वॉर के रिस्क को कम करने के लिए कोशिश ये की जाती है कि आपस में सभी देश मिलजुल कर और फ्रेंडशिप का एटमॉस्फेयर बना के रखें। जो लीडर्स हैं वो बार बार कुछ समिट्स करते हैं पीसफुल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो साउथ एशिया विल कंटिन्यू टू बी नोन एज द कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन और विल इवॉल्व इनटू अ रीजनल ब्लॉक with some common cultural features. Trade interest will depend more on the people and the government of the region than any other outside power. तो जो जहाँ तक हम बात करते हैं ट्रेड की, अगर हम ट्रेड फ्री करते हैं, साफ्ता को लागू किया गया है ताकि सभी देश एक दूसरे में मिलजुल कर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो हैं उनको बनाकर रख सकें। तो साफ्ता का जो मेन टॉपिक है जैसे सार्क है, जो हमारी आपसी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो इससे हमें यही पता चलता है कि आपस में कोशिश ये की जाती है कि सभी देशों का एक दूसरे के साथ मिलजुल कर व्यवहार हो, एक अच्छी कोलैबोरेटिंग सिचुएशंस क्रिएट हो, जिससे कि सभी देश आसानी से जिस प्रकार यूरोपियन यूनियंस हैं और जो हम कम्युनिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा उसमें हमें उनकी डेवलपमेंट के बारे में जानकारी मिली। इसी प्रकार साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनका मेन मोटिव और ऑब्जेक्टिव यही है कि जो डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ाई जा सके। थैंक यू।